हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा मैराथन लेक्चर ऑन इन्फ्लेशन। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, जो भी टर्म्स एसोसिएटेड इन्फ्लेशन के साथ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कुल मिला के ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। अब इस लेक्चर को मिस ना कीजिए, इस लेक्चर को एट द एंड तक देखिए, फिर फील कीजिए डिफरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है। इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होगा ना उसमें इंक्रीज होगा और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी में गिरावट आ जाएगी। क्या कि इन्फ्लेशन होता है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है ना उसमें अगर इंक्रीज होगा, उसमें अगर इजाफा होगा और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, यानी जो वैल्यू ऑफ मनी होगा ना उसमें अगर रिडक्शन आ जाएगी ना, वो आपकी इन्फ्लेशन कहलाती है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, आप क्या करते हो, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, वहां पे एक भाई साहब खड़े होते हैं। आप बोलते हैं, भाई साहब मुझे चाहिए 10 लीटर, मुझे चाहिए 10 लीटर्स। वहां से वो भाई साहब आपको बोलता है कि 1 लीटर का जो कास्ट है ना वो 75 है। कितना है? 75 है। मीन्स अगर आप 10 लीटर्स लोगे तो आपको 750 पे करना पड़ेगा। तो आप 10 लीटर्स लेते हो लेकिन कितने रुपीस देते हो? 750। ठीक है, गॉट इट। हाँ, उसके बाद एक मंथ के बाद क्या होता है, आप फिर से जाते हो पेट्रोल पंप पे। अब जब फिर से जाते हो पेट्रोल पंप पे, वहां पे यही भाई साहब खड़े होते हैं और इसी भाई साहब को बोलते हो आप, भाई साहब ये लीजिए 750, ये लीजिए 750 और मुझे पेट्रोल दीजिए। लेकिन वहां पे ये भाई साहब आपको कितना पेट्रोल दे रहा है? वहां पे आपको ये 10 लीटर्स नहीं दे रहा है, बल्कि वहां से आपको ये दे रहा है 9.38 लीटर्स। क्यों? क्योंकि प्राइस जो पेट्रोल का है ना वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। पहले 75 था, आज 80 है। ठीक है ना? यानी पहले आपको 10 लीटर्स मिले थे किस में? 750 में। आज 750 में आपको 10 लीटर्स नहीं मिल रहे हैं, 9.38 लीटर्स मिल रहे हैं। अब ये क्यों? ये इसकी वजह से कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया। वो कितना बढ़ गया? पहले 75 था, आज 80 था। तो आपने इन्फ्लेशन में क्या देखा? इन्फ्लेशन में आपने पहली चीज यही देखी कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस का, तो यहां पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है। बिल्कुल। कितना हो रहा है? पहले 75 था, आज 80, यानी 5 रुपीज ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन में यही होता है ना, बिल्कुल होता है। और साथ ही साथ आपने क्या देखा इन्फ्लेशन में? आपने देखा कि वैल्यू ऑफ मनी में गिरावट आती है। अब मैं समझाता हूं। देखो, जब आप पहले आपने दिए थे 750 रुपीज, इस 750 रुपीज में आपको कितने लीटर्स मिले थे? 10 लीटर्स में मिले, 10 लीटर्स मिले थे। आज यही 750 आप दे रहे हो, लेकिन आपको कितने लीटर्स मिल रहे हैं? 9.38 लीटर्स मिल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो वैल्यू था 750 का एक मंथ से पहले, क्या वो आज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मंथ पहले 750 में आपको 10 लीटर्स मिल रहे हैं, लेकिन आज जो है 750 में आपको 9.38 लीटर्स मिल रहे हैं। मीन्स यहां पे दो चीजें आपने ऑब्जर्व की। क्या की ऑब्जर्व? कि एक तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस जो गुड्स एंड सर्विसेज का वो तो इंक्रीज होता ही होता है, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ मनी में रिडक्शन आती है। वही है आपका इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन नटशल में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ मनी में डिक्रीज होता है। आपने 750 में एक मंथ पहले क्या किया था? 10 लीटर्स लाए और आज 750 में आपको 9.38 लीटर्स मिल रहे हैं। मीनस कि वैल्यू ऑफ मनी में गिरावट आ जाएगी। और साथ ही साथ आपने देखा कि 750 में जब आपको 10 लीटर्स मिल रहे थे, वहां पे पेट्रोल का प्राइस कितना था? 75 था। और आज आपको जब 750 में 9.38 लीटर्स मिल रहे हैं, तो प्राइस पेट्रोल का कितना है? 80 है। तो प्राइस भी बढ़ गया है, वैल्यू ऑफ मनी में भी क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो रहा है। किसमें? इन्फ्लेशन में। आई होप कि आपने इसको समझा। ठीक है। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको जानना है कि इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन से वैल्यू ऑफ मनी में हमने देखा कि रिडक्शन होती है। कब तक? अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब तक होगा? इन्फ्लेशन से वैल्यू ऑफ मनी में क्या होती है? गिरावट होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पे वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस नहीं होता है। वो क्या होती है? जब इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं देन इन्फ्लेशन। यानी जब इंटरेस्ट रेट हायर देन होगी किससे? इन्फ्लेशन रेट से। जब इंटरेस्ट रेट किससे ज्यादा होगी? इन्फ्लेशन रेट से। तो उस वक्त वैल्यू ऑफ मनी में रिडक्शन नहीं आती। ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने देखा कि इन्फ्लेशन में प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है। लेकिन ये वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज नहीं होगा एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है? कि जब इंटरेस्ट रेट्स हायर देन होंगी किससे? इन्फ्लेशन से। ठीक है। अब सुनो, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया की जब भी हम बात करते हैं ना, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है? यानी कौन सी मिनिस्ट्री करती है? यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी MOSPI,
ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि यही क्या करती है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना मेजर करती है। लेकिन एक डिपार्टमेंट है, ये आपको याद रखना है, वो डिपार्टमेंट है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आप याद रखो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO जो है ना ये मेजर करता है। लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यानी इन्फ्लेशन इंडिया में मेजर, इन्फ्लेशन जो है ना वो इन्फ्लेशन वो मेजर करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और साथ ही साथ आपको और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि इंडिया में 2 टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, या यूं कहे 2 इंडिसेस हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। वो इंडिसेस क्या है? एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम WPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम CPI कहते हैं। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और CPI क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपने जाना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और ये भी जाना कि कौन सी मिनिस्ट्री है और कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, देखो यहां पे हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इंपॉर्टेंट है किस में, अगर आपको इन्फ्लेशन समझना है ना, इन्फ्लेशन समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये हम जानेंगे GPL के जरिए। आपने बहुत बार देखा होगा IPL, लेकिन क्या आपने कभी GPL सुना है? आज हम आपके साथ GPL खेलेंगे, और GPL इस तरीके से खेलेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूं GPL, जनरल प्राइस लेवल। अब ये जनरल प्राइस लेवल होती क्या है मैं समझाता हूं। देखो इन्फ्लेशन, अभी हमने जाना कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस इंक्रीज होता है ना, वो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन मतलब अगर हम देखेंगे ना, इन्फ्लेशन उसी को कहेंगे जब जनरल प्राइस लेवल से इंक्रीज होगा ना प्राइस। जब भी किसी गुड्स की अगर हम बात करेंगे ना, अगर कोई कमोडिटी है, ठीक है, उसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यह भी देखना है ना कि किससे इंक्रीज हो रहा है। वो जनरल प्राइस लेवल से अगर इंक्रीज हो रहा है ना, हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। देखो यहां GPL टेक्निक में हम ले रहे हैं GPL यानी जनरल प्राइस लेवल। एक कमोडिटी का जनरल प्राइस लेवल है 40, याद रख लेना कितना है 40। अब यही इसका प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बन रहा है 80, बढ़ रहा है 80। तो जब ये प्राइस बढ़ रहा है ना जनरल प्राइस लेवल से एक कमोडिटी का और पूछ रहा है 80, इसको क्या कहेंगे हम? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने यही जाना ना कि प्राइस गुड्स एंड सर्विस का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस प्राइस में? जनरल प्राइस लेवल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरल प्राइस लेवल में जब इंक्रीज हो जाएगा। जनरल प्राइस लेवल कितना था? 40 था। अब जनरल प्राइस लेवल से जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कितना पूछ रहा है? 80। मीन्स क्या हुई? इन्फ्लेशन। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में होता है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका डिफ्लेशन होता है। देखो जनरल प्राइस लेवल कितना है? 40। अब यहां से डिक्रीज हो रहा है, कितना पूछ रहा है? 10 पूछ रहा है 10। तो ये क्या होगा? डिफ्लेशन। जब इंक्रीज होगा ना जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, वो कहलाएगा आपका इन्फ्लेशन। जब डिक्रीज होगा ना इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, वो क्या कहलाएगा? डिफ्लेशन। इसीलिए इन्फ्लेशन का अपोजिट कौन सा है? डिफ्लेशन। यहां तक ये 2 कांसेप्ट्स क्लियर? हाँ क्लियर। अब होता है तीसरा कांसेप्ट क्या है? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन जो होता है ना, इसमें अगर आप इन्फ्लेशन रेट में कमी आ जाएगी, क्या? अब डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? जो इन्फ्लेशन की रेट में अगर गिरावट आ जाएगी ना, उसको कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन। रेट डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन की रेट में अगर गिरावट आ जाएगी उसको क्या कहते हैं हम? डिसइन्फ्लेशन। ये देख लेना, इन्फ्लेशन जब जनरल प्राइस लेवल से आपका बढ़ा था प्राइस पहुंच गया था 80, तो हमने कहा इसको इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल से डिक्रीज हो रहा है पहुंच रहा है 10, तो हमने कहा इसको डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, यानी इस डिवाइडेड डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? इस डिसइन्फ्लेशन में सिंपली होता है अगर डिक्लाइन हो जाएगा इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन कितना है? 80। अब अगर इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी और पूछ रहा है 50, यानी यहां से क्या देखो, जनरल प्राइस लेवल से ऑलरेडी तो ये ऊपर है, ठीक है। अब इसी इन्फ्लेशन रेट में जब ये 80 पहुंच गए ना, अगर इसमें अब गिरावट आ जाएगी, वही होती है डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन मींस डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी यहां पे कमोडिटी का प्राइस क्या है? 50। जब कमोडिटी का प्राइस 50 है, मींस इन्फ्लेशन की रेट में अब गिरावट आ गई है। अब कमोडिटी का प्राइस जो है वो पूछा कितना? 50, यानी डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। अब देखो रिफ्लेशन।
अब देखो रिफ्लेशन, अब रिफ्लेशन है लास्ट कंसेप्ट। हमने देखा कि जनरल प्राइस लेवल से कम 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 जब हो रहा है ना, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका डिफ्लेशन होता है। ठीक है, अगर अब इसमें इंक्रीज हुआ, किस में, डिफ्लेशन में, अगर अब डिफ्लेशन में इंक्रीज हुआ ना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन, यानी इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, तो इंक्रीज जब हुआ ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन, तो वो हो जाएगा आपका रिफ्लेशन। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि यहां पे भी प्राइस जो है ना गुड्स एंड सर्विस का, वो तो रिड्यूस हुआ है। जब प्राइस एंड जनरल प्राइस लेवल जब रिड्यूस हुआ ना 10 तक, हमने नाम दिया था डिफ्लेशन। लेकिन अगर इसी डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा अब प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है ना डिफ्लेशन रेट से, यानी इंक्रीज हो रहा है किस में, डिफ्लेशन रेट में, उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेशन। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर करूंगा। देखो, हमने जाना कि जनरल प्राइस लेवल एक कमोडिटी का क्या था, 40 था। अब जब इंक्रीज हुआ बन गया 80, तो हमने क्या नाम दिया, इन्फ्लेशन। हाँ, अगर इसी जनरल प्राइस लेवल से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमने नाम क्या दिया, डिफ्लेशन। हमने कहा कि डिफ्लेशन जो है वो अपोजिट है किसके, इन्फ्लेशन। ठीक, हाँ। अब हमने देखा कि इन्फ्लेशन तो 80 है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन की रेट में गिरावट आ गई, यानी डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसका नाम क्या हमने दिया, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन। अब कभी भूल मत जाना कि डिसइन्फ्लेशन को आप डिफ्लेशन लेना, क्योंकि ये एग्जाम में होता ही रहता है। अगर आपको बोला जाए कि अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो वहां पे आप डिसइन्फ्लेशन नहीं लेना, बल्कि डिफ्लेशन मानना। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब रेट इन्फ्लेशन की जो इन्फ्लेशन की जो रेट होगी ना, उसमें अगर डिक्लाइन हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन रेट थी 80, अब इन्फ्लेशन रेट पहुंच गई 50। ठीक है ना, अभी भी इन्फ्लेशन है लेकिन उसमें गिरावट आ गई, तो वो आपका डिसइन्फ्लेशन हुआ। अब देखो, अगर आप डिफ्लेशन की रेट में इंक्रीज हुआ, डिफ्लेशन की इंक्रीज में रेट हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रिफ्लेशन, यानी इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो था हमने लिया था 10 रुपीज, अब अगर आप 10 रुपीज से बढ़ गया, ये क्या है 30, यानी अभी भी किस में, अभी भी प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल से कम है, लेकिन यहां से डिफ्लेशन से ज्यादा है, यानी डिफ्लेशन की रेट जो है ना उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है ऑफ रिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का इंक्रीज होना, डिफ्लेशन मीन्स प्राइस का घटना। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस में इजाफा होना, डिफ्लेशन मीन्स प्राइस में घटना। अब डिसइन्फ्लेशन मीन्स जो इन्फ्लेशन की रेट होगी ना उसमें कमी आना, लेकिन रिफ्लेशन मीन्स जो डिफ्लेशन की रेट जो है ना उस डिफ्लेशन जो है ना डिफ्लेशन की रेट में इंक्रीज होना, वो होता है आपका रिफ्लेशन। ठीक है, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है और रिफ्लेशन क्या है, थ्रू आवर सुपर टेक्निक। अब सुपर टेक्निक क्या है, जीपीएल। अब आज से जीपीएल खेलना, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और रेट, यानी किस पेस से, किस स्पीड से, किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइप्स देखेंगे। अब सबसे पहले आता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को कहा जाता है लो लेवल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन का हो या लो लेवल इन्फ्लेशन का हो, क्या होती है मैं समझाता हूं। देखो, जब भी हम बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की या लो लेवल इन्फ्लेशन की, ये वो इन्फ्लेशन है जब आपका प्राइस राइज हो जाएगा स्लो लाइक स्नेल और क्रीपर। स्नेल आपको पता होगा या क्रीपर आपको पता होगा, तो वो चलता कैसे, टिक 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 आराम से चलता ना, टिक टिक टिक। अब टिक टिक मैं क्यों कर रहा हूं, टिक 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 मैं इसीलिए कर रहा हूं, यहां से आपको पता चल रहा है कि जो स्पीड है ना वो बिल्कुल कम है, जो प्राइस जो हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, किसकी पेस के हिसाब से, स्नेल और क्रीपर के पेस के हिसाब से। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अप टू 4%, जब भी आपकी कमोडिटी का प्राइस जो है ना अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। तो पहला टाइप हमने देखा इन्फ्लेशन में क्या था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। मींस जब प्राइस राइज करेगा, यानी प्राइस राइज करेगा, प्राइस में बढ़ोतरी दिखने को मिलेगी, लेकिन वो स्लोअर, और कितने परसेंट तक, 4% तक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, परसेंट कितने तक, 4% तक। और इसकी स्पीड क्या होती है, जैसे एक स्नेल की स्पीड होती है। ठीक है, जैसे क्रीपर की स्पीड होती है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। देखो, वॉकिंग आपको पता ही है, वॉकिंग जब आप वॉक करते हो, एज्यूम कर लीजिए वॉक करते हो, जब आप वॉक करते हो ना, तो वॉकिंग में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की रेट जो होती है ना वो बढ़ जाती है सिंगल डिजिट में। किसमें, सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट मीन्स यहां से लेस देन 10%, 10% से ज्यादा नहीं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना
अप टू 10%, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो है ना, ये कौन सी इन्फ्लेशन है? वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर 4% तक है तो फिर है क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो लेवल इन्फ्लेशन। हाँ, अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो लेवल इन्फ्लेशन ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी इन्फ्लेशन जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेफ है, वो है आपकी यही क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन या यूं कहें लो लेवल इन्फ्लेशन जो बढ़ती है किसके पेस से? स्नेल या क्रीपर के पेस के हिसाब से, यानी आप तो 4% बढ़ेगी। ये मानी जाती है सेफर। क्या मानी जाती है? सेफर। और एसेंशियल मानी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सेफ है। हमारी कौन सी इन्फ्लेशन? क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो लेवल इन्फ्लेशन, जिसमें जो रेट जो होगी ना वो अप टू 4% जो होगी ना, गुड्स का जो प्राइस है ना वो बढ़ेगा। ठीक है। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन में अभी आपने जाना कि वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अप टू 10%, यानी सिंगल डिजिट में। फिर होता है रनिंग। अब वॉकिंग से थोड़ा आप रन कर सकते हैं। अगर वॉकिंग में आप पेस बढ़ाओगे तो दैट मीन्स आप रन करने लगे ना, तो वही होता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन मीन्स जब 10 से लेके 20% तक, जब 10 से लेके 20% तक। पहले क्रीपिंग था वो 4% था, फिर उसके बाद हम थोड़ा वॉकिंग में आपको 10% मिलेगा, फिर आप रनिंग पे आ गए तो वो 10 से लेके 20%। ठीक है। फिर उसके बाद ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन या जंपिंग इन्फ्लेशन। अब आप जंप करने लगे। ठीक है। अब जब रनिंग में आप कभी क्या करते हो, जब आपको ज्यादा तेज चलना होता है जंप मारते हो, जंप, वही होता है जंपिंग इन्फ्लेशन। उसको ग्लोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब आपका प्राइस बढ़ेगा डबल डिजिट्स में या ट्रिपल डिजिट्स में, यानी 20% से लेके 1000% तक। कितना? 20% से लेके 1000% तक जब आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी ना, वो आपकी कहलाएगी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उसके बाद होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी जब में अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो मीन्स मुसीबत आ गया। क्या मुसीबत आ गया? ये वो इन्फ्लेशन होती है जो छलांग मारती है। छलांग मीन्स स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, यहां 1000 से ज्यादा रेट, 1000 से ज्यादा रेट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे, वेनेजुएला में ये इन्फ्लेशन हुई थी, वहां पे ऑलमोस्ट हुआ था कि जो इन्फ्लेशन की जो रेट बढ़ गई थी ना, वो बढ़ गई थी 4000%। वो बढ़ गई थी 4000%। ठीक है ना। हाँ, अगर हम जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी में भी पहली बार ये जो ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें कौन सी इन्फ्लेशन देखने को मिली थी? यही हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहां पे आपने जाना कि इन्फ्लेशन ऑन द बेस ऑफ स्पीड और रेट, पहले आएगा क्रीपर या लो लेवल इन्फ्लेशन, मीन्स जो 4% तक होगी। ठीक है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सेफर है। फिर उसके बाद वॉकिंग यानी वो 10% तक होगी। फिर उसके बाद आपका रनिंग वो 10 to 20% होगा। फिर उसके बाद ग्लोपिंग, जिसको हम जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यानी जब डबल डिजिट्स में आपका प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रिपल डिजिट्स में आपका प्राइस बढ़ जाएगा पर एनम, तो वो होता है 20% to 1000%। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन में आपका होता है जो इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ जाती है 4000%। यानी यहाँ फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टॉफी 5 रुपीज़ में मिल रही है ना, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इंडिया में 6% इन्फ्लेशन है अभी। कितने? 6% इन्फ्लेशन। अगर आप देखोगे, अगर आप वेनेजुएला जाओगे ना और वही टॉफी देखोगे कितने में मिलेगी, मुझे बता, वो तो 1000 रुपीज़ में मिलेगी, यानी 1000 से ज़्यादा आपको वो टॉफ़ी मिलेगी जो आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ में मिलेगी, यानी अगर हम उस हिसाब से देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो वेनेजुएला में थी। ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेस ऑफ स्पीड और रेट। अब हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। ऑलरेडी हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे, लेकिन ऑन द बेस ऑफ स्पीड, ऑन द बेस ऑफ रेट एंड इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है। हाँ, अब यहां पे हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब मिसमैच होगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई में। क्या होगा? मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और इसके दो केसेस होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जब आपका मिसमैच हो रहा है ना डिमांड एंड सप्लाई, या तो डिमांड किससे ज्यादा हो रही है? सप्लाई से, या सप्लाई ज्यादा हो रही है डिमांड से। ठीक है ना। मीन्स मिसमैच हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं है। जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं है तो उसकी वजह से प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। अब वही होता है मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अब यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होती है ना, इसके दो केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? दो केस हो सकते हैं। या तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, यानी आइदर द डिमांड इंक्रीज ओवर द सेम सप्लाई। सप्लाई वही की वही है, सप्लाई हमारी वही की वही है, डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? प्राइस बढ़ेगा। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करेंगे। राइस की जितनी पहली सप्लाई थी आज भी उतनी ही सप्लाई है। लेकिन क्या होता है विंटर्स में, क्या होता है कि राइस जो होते हैं ना, राइस ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू समर्स।
विंटर्स में क्या होता है, राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब राइस जब विंटर्स में हम देखेंगे सप्लाई वही है, अब विंटर्स में इस राइस की डिमांड बढ़ गई, राइस की डिमांड जो है बढ़ गई। मुझे आप एक बात बताइए, सप्लाई वही है ना, डिमांड राइस की बढ़ गई है ना, तो इससे मिसमैच हुआ ना बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ गया किसकी वजह से? कि डिमांड इंक्रीज हुआ ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला केस। दूसरा केस, हाँ सप्लाई, दूसरे केस में सप्लाई डिक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड, सप्लाई डिक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड। मैं एक ओनियन की एग्जांपल लेता हूं। देखो इस बार क्या हुआ, ओनियन की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुई, मींस सप्लाई क्या हुई, सप्लाई डिक्रीज हुई, लेकिन डिमांड वही है। सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई में गिरावट आ गई लेकिन डिमांड वही है। अगर सप्लाई में गिरावट आ गई, ठीक है, यानी ओनियन मार्केट में अवेलेबल ज्यादा नहीं लेकिन डिमांड तो वही है ना, प्राइस घटेगा कि प्राइस बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही होता है मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई में हुआ और इससे अगर प्राइस बढ़ेगा ना, वो कहलाएगा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें दो केसेस होते, मैंने राइस की भी एग्जांपल दी, ओनियन की भी। मैंने पहले केस में क्या कहा कि डिमांड अगर आपका बढ़ा, डिमांड अगर आपकी इंक्रीज हो जाएगी ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, सप्लाई वही है, डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। कि विंटर्स में हम क्या करते हैं, विंटर्स में हम ज्यादा राइस खाते हैं, तो ओवेसली जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन सप्लाई वही है तो प्राइस बढ़ेगा ओवेसली, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि सप्लाई में अगर कमी आ गई लेकिन डिमांड वही है, सप्लाई में अगर कमी आ गई डिमांड वही है, यानी ओनियन जो है उसकी सप्लाई जो है कम है लेकिन डिमांड वही है, प्राइस तो ओवेसली बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब होता है दूसरा कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट को तैयार करने में आपके बहुत सारे कास्ट लगते हैं। मैंने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो ना उसमें बहुत सारे कास्ट लगते हैं और उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने बोला था 4 फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होता है? चार होते हैं ना। एक होता है आपका कैपिटल, दूसरा होता है लेबर, हाँ कैपिटल होता है आपका, लेबर होता है आपका लैंड होता है, और एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो होता क्या है कास्ट पुश। अब क्या होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन में, अगर इंक्रीज हो जाएगा इन्हीं फैक्टर्स का, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इन्हीं फैक्टर्स की कास्ट में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइस जो है ना कमोडिटी का वो बढ़ जाता है। देखो हम एक एग्जांपल के साथ यहां पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि इंक्रीज इन ऑयल प्राइस रिजल्ट इन हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। वो कैसे इंक्रीज होते हैं? अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। मीन्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन जो किससे बढ़ता है? विद द इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या कहा था? 4 होते हैं। क्या होते हैं? आपका कैपिटल होता है, आपका लैंड होता है, आपका लेबर होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अगर इनके कास्ट में अगर इनका कास्ट जो है ना बढ़ जाता है ना, ओवेसली जो आपकी कमोडिटी होगी ना, जो कोई भी गुड होगा ना, उसके प्राइस में भी इंक्रीज होता है, तो वो कहलाता है कास्ट पुश फैक्टर। कास्ट पुश फैक्टर सिंपली आप ये याद रख लीजिए कि एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उस पर बहुत सारे कॉस्ट्स लगते हैं ना। अगर किसी भी कॉस्ट की वजह से क्या होता है कि कोई कॉस्ट जो है ना किसी प्रोडक्ट पे अगर ज्यादा लगेगा, ओवेसली उसका इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट पे। तो वही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन सिंपली जब इन्फ्लेशन हो जाएगी किन से? इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, इनको हम कम कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम कम कर सकते हैं। कौन सी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल और इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आपने यही जाना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में जब मिसमैच होगी तो हो जाएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन जब फैक्टर्स का कॉस्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, अगर उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी ना, तो वो होती है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ, अब यहां पे है बोतल नेक इन्फ्लेशन। अब बोतल नेक इन्फ्लेशन अगर हम देखेंगे ना, ये भी आपका इसी में आता है। जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना, जो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये भी इसी में आता है, लेकिन इसको हमने अलग से क्यों किया? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि बोतल नेक इन्फ्लेशन क्या है। देखो बोतल नेक इन्फ्लेशन को पहले हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन।
क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका नाम ही इसीलिए रखा गया बोतल नेक इन्फ्लेशन। और ये भी मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये किस में आता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। लेकिन इसमें होता क्या है वो इंपॉर्टेंट हमें जाना है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन्स द सेम। यानी सप्लाई बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, डिमांड वही की वही है। देखो होता क्या है, ये इसका नाम क्यों रखा गया बोतल नेक। ये आप देखो यहां से कितनी सप्लाई आ रही है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ से वो फॉल कर रही है ना, बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है। डिमांड तो वही है, डिमांड जितनी थी डिमांड वही है, लेकिन सप्लाई जो है वो ड्रास्टिकली फॉल कर रही है। ड्रास्टिकली क्या हो रही है, फॉल कर रही है। अगर आप बोतल देखोगे ना, तो बोतल का अगर आप ये देखो, ये आप बोतल देख रहे हो और बोतल का ये नेक है, इसमें सप्लाई कितनी आएगी, कम ही आएगी ना। मीन्स सप्लाई क्या कर रही है, फॉल। तो जब भी बोतल नेक आ जाएगा ना, तो आप बोतल को कंसिडर कर लेना, कि बोतल का जो नेक है ना वो कंसिडर कर लेना कि उसमें सप्लाई कितनी आ रही है। सप्लाई फॉल कर रही है बहुत ज़्यादा ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड वही की वही है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है, वो होती है आपकी बोतल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये हमने जाना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फिर से एक बार कि वो इन्फ्लेशन जो किसी होती है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा, अगर उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई तो वो कहलाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑयल का जो प्राइस है ना वो बढ़ रहा है। जब ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो ओएसटी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो बढ़ेंगे, तो ये भी कौन सी इन्फ्लेशन है, ये हो जाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी किसी भी प्रोडक्ट में बहुत सारे कॉस्ट्स लगते हैं, अगर कॉस्ट जो लगते हैं ना उनका प्राइस अगर बढ़ा तो ओब्वियसली इन्फ्लेशन हो जाएगी। यानी एक पेन आपको आता था पहले 5 रुपीज़ में, और आज वही पेन जो है ना आपको आता है 10 रुपये में। मीनस क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि इसका जो इस पर जो कॉस्ट लगता है ना फैक्टर वो बढ़ गया है। ठीक है ना, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होती है ना, यानी आपका जो पेन वो 10 रुपये में आ गया ना, अब इन्फ्लेशन तो हुआ है ना, यानी प्राइस टू प्रोडक्ट का बढ़ा है ना, तो वो किसकी वजह से हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हुआ। और बोतल नेक इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसमें मिसमैच होता है डिमांड एंड सप्लाई में। यानी बोतल नेक में सप्लाई जो होती है ना वो ड्रास्टिकली फॉल करती है, सप्लाई वही, डिमांड वही की वही है। सप्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम आती है, क्योंकि यहां से सप्लाई जब आती है ना, तो यहां से क्या सप्लाई निकल रही ना बहुत ज़्यादा कम, यही है ना, सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड, वो होती है आपकी बोतल नेक इन्फ्लेशन। अब आगे जाते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्किव इन्फ्लेशन की। स्किव इन्फ्लेशन क्या होती है मैं समझाता हूँ। देखो कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं, या कोई आइटम ऐसा होता है जिसका प्राइस बढ़ जाता है और बाकी आइटम्स जो होते हैं ना उनका प्राइस जो होता है ना वो सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्किव इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्किव इन्फ्लेशन। स्किव इन्फ्लेशन मीन्स सिंपली जब प्राइस राइज हो जाएगा किसी एक कमोडिटी में और बाकी कमोडिटीज जो होंगी ना उनमें प्राइस सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्किव इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल ओनियन की बात हम करेंगे, सीजनल राइज इन द प्राइस ऑफ ओनियन। अगर आप देखोगे ओनियन का प्राइस जो होता है ना वो सीजनल कभी कभार क्या होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और बाकी जो आइटम्स होते हैं उनका प्राइस सेम रहता है। आप फ्रूट्स लीजिए या बाकी जो आप वेजिटेबल्स लीजिए उनका प्राइस वही रहता है, लेकिन यहाँ से जो ओनियन का प्राइस जो है ना वो बढ़ जाता है। मीन्स जब किसी का प्राइस बढ़ेगा, यानी किसी एक आइटम का या दो आइटम्स ऐसे होंगे या दो कमोडिटीज ऐसे होंगी जिनका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन बाकी आइटम्स का प्राइस जो है ना सेम रहेगा ना, उसको हम कहते हैं स्किव इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी सीजनल राइज इन द प्राइस ऑफ ओनियन, ये कौन सी इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा आपकी स्किव इन्फ्लेशन। हाँ, कभी कभार हम ऐसे लेंगे कि पोटैटोज का फॉर एग्जांपल प्राइस जो है बढ़ गया और बाकी वेजिटेबल्स का प्राइस जो है ना सेम रह गया। ठीक है ना, तो वो होती है आपकी स्किव इन्फ्लेशन। आ सकता है व्हेन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम्स इंक्रीजेस व्हाइल द रिमेनिंग आइटम्स प्राइस रिमेन्स द सेम, वो कौन सी इन्फ्लेशन है, वो है आपकी स्किव इन्फ्लेशन। ठीक है, हाँ। अब और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैगफ्लेशन। सुपर इंपॉर्टेंट है स्टैगफ्लेशन। क्या होता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है पहले आप अच्छे से जानिए। स्टैगफ्लेशन दो टर्म्स का बना होता है, एक तो होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो कोविड याद कर लेना। क्या कर लेना याद, कोविड याद कर लेना कि कोविड में इंडिया में क्या हुआ था, स्टैगफ्लेशन हुआ था। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना वो स्टैग्नेंट होती है यानी ठप। जब इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ समझाता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है
देखो, जब एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जब एक कंट्री प्रोड्यूस करती है ना, उसको कहते हैं हम जीडीपी। जीडीपी कहते हैं सिंपली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी जितने गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री प्रोड्यूस करती है ना एक साल में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर इसी जीडीपी में अगर इंक्रीज हुआ ना, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द जीडीपी, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टैग इन्फ्लेशन में क्या होता है, स्टैगनेट इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती नहीं। दैट मीन्स जीडीपी क्या हो जाएगा, कम, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कम होने लगेंगे। तो इंडिया में क्या हुआ था जब कोविड-19 था ना, कोविड-19 में क्या हुआ था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना वो स्टैगनेंट थी। स्टैगनेंट किसकी वजह से थी, क्योंकि इंडिया का जीडीपी वहां से बढ़ नहीं रहा था। मैंने अभी कहा क्या, मैंने अभी कहा कि पहले मैंने समझा कि जीडीपी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री प्रोड्यूस करती है ना एक ईयर में, उनका अगर हम वैल्यू निकालेंगे ना वो है जीडीपी। अगर यही जीडीपी मतलब इस जीडीपी रेट में अगर इंक्रीज हो रहा है, ये होती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इंक्रीज अगर आपका जीडीपी हो रहा है ना, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब कोविड-19 में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस तो बन नहीं रहे थे, तो जीडीपी ओबियसली क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, कम ही होगी ना। तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कहेंगे हम, स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना वो ठप होती है, यानी कम होती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होती है ज़्यादा। आप अभी कोविड आप कंसिडर कीजिए, कोविड में मुझे पता इकोनॉमिक ग्रोथ थी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो था, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट कोलैप्स हुआ था कोविड-19 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। हाँ, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो तीन चीज़ें जब होंगी एक साथ तो उसको हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। क्या क्या, एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो ठप होगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही नहीं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जो होगी, अनएम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, उसको हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। तो वही मैंने कहा कि स्टैगफ्लेशन जब भी वर्ड है आप कोविड-19 याद कर रहे ना, तो कोविड-19 में क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो स्टैगनेंट थी, एम्प्लॉयमेंट जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट वो एट द पीक पे चली गई थी, और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडिया किस में आ गया था, रिसेशन में आ गया था। तो यही होती है आपकी स्टैगफ्लेशन। हाँ, अब और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। देखो, हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो मेजर करती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम एक इकोनॉमी जब में भेजेंगे ना, अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करेंगे ना, तो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसको क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब हम प्राइस राइज देखेंगे, मेजर करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ आइटम्स जो है वो एक्सक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एनर्जी सेक्टर एंड फूड आर्टिकल्स को जब हम उनको हम जब क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं ना, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर से बताऊंगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सिंपली ये वो इन्फ्लेशन है जहां पे मेजर की जाती है इन्फ्लेशन, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो जाएंगे या एक कंट्री में बेच दी जाएंगे ना, ठीक है ना, अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे ना, वो आ जाएगा आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में कुछ आइटम जो है ना उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी यहाँ पे हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेते, यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर में जो गुड्स होते हैं ना उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, और फूड आर्टिकल्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, तो वो होती है आपकी कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन मेजर होती है थ्रू सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में दो टेक्निक्स हैं जिनसे हम मेजर इन्फ्लेशन कर सकते हैं, वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जाना क्या, इस स्लाइड में आपने ये जाना कि पहले स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होती है। ये वो इन्फ्लेशन होती है जहां पे हम देखते हैं कि प्राइस जो होता है ना सर्टेन आइटम उसका वो बढ़ जाता है, लेकिन बाकी आइटम उसका सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे सीजनल राइस इन द प्राइस ऑफ ओनियन, तो वो आपका स्क्यू इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है या वो पीरियड होता है या वो स्टेज होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठफ, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा, तो वो होता है स्टैगफ्लेशन, जो हमें कोविड में देखने को मिला, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो जब
इनकी इन्फ्लेशन को अगर हम सारी गुड्स एंड सर्विस अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बन जाएगी। कोर इन्फ्लेशन में कुछ आइटम्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, स्पेशली आपको याद क्या रखना है, एनर्जी सेक्टर एंड फूड आर्टिकल्स को हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं। और इंडिया में 2015-2016 में कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आया है। अब ये इन्फ्लेशन भी मेजर करते हैं हम थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। आगे जा देखो, यहां पे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया में दो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिनसे हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, समझाता हूं। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सिंपली इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं, इन्फ्लेशन का पता हम कर सकते हैं एट कंज्यूमर लेवल पे, एट कंज्यूमर लेवल पे। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को ट्रैक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं एट प्रोड्यूसर लेवल पे। मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम देखते हैं कि जो गुड्स का जो प्राइस होता है ना, जो भी गुड्स हम या तो बेचते हैं या खरीदते हैं ना होलसेल मार्केट में, उनमें कितना इंक्रीज हुआ है, उसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर से बताऊंगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। कैसे? हम देखते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बेची, हमने क्या किया, बेचे और खरीदे, यानी बॉट एंड सोल्ड, किसमें, होलसेल मार्केट में। तो वहां से हम पता करते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। यानी यहां पे कंज्यूमर लेवल को हम टच नहीं करते, यहां पे हम प्रोड्यूसर लेवल को टच करते हैं। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। लेकिन सीपीआई में क्या करते हैं, सीपीआई में हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि जो भी एवरेज प्राइस जो पेड किया ना एक कंज्यूमर ने, तो उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन का पता करते हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इसीलिए इसका नाम रखा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए इसका नाम रखा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिंपली हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, लेकिन होलसेल मार्केट में जो हमने गुड्स बेचे हैं ना और जो खरीदे हैं ना, उनके प्राइस हम देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ है, उस हिसाब से हम कहते हैं। लेकिन जब हम कंज्यूमर की बात करेंगे, यानी आपकी बात करेंगे, मेरी बात करेंगे, और बाकी जो हमारे जितने कंज्यूमर्स हैं ना, उनकी अगर हम बात करेंगे और उनकी अगर हम बात करेंगे कि हम कितना पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक पेन लिया और हम तो कंज्यूमर है ना, तो जब हम कंज्यूमर हैं तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस पेन में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो ये होता है कंज्यूमर लेवल पे, यानी यहाँ पे कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है होलसेल मार्केट, यानी वहाँ पे देखते हैं कि गुड्स में हमने कितने खरीदे हैं और गुड्स कितने में हमने बेचे हैं, उस हिसाब से प्राइस कितना इंक्रीज हुआ। यहाँ से हम देखते हैं कि कंज्यूमर ने गुड जो कंज्यूम किया है, कंज्यूमर ने जो गुड जो कंज्यूम किया है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपने जाना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर को ट्रैक करके हम इन्फ्लेशन का पता कर सकते हैं, और होलसेल प्राइस में हम होलसेल मार्केट के जरिए हम इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, सीपीआई में, हम दोनों गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन होलसेल प्राइस में सिर्फ गुड्स को हम कंसिडर करते हैं, सर्विसेज को हम नहीं लेते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसकी, होलसेल प्राइस इंडेक्स की। मुझे बताओ अब एक्यूरेट कौन सा वाला है, अब ज्यादा एग्जैक्ट आपको कौन बताएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो आप कमेंट्स में मुझे लिखोगे। लेकिन अभी तक आपने क्या जाना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम इन्फ्लेशन तो मेजर करते हैं, लेकिन एट अ कंज्यूमर लेवल पे, और होलसेल प्राइस में हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं होलसेल मार्केट को देख के, यानी होलसेल एट प्रोड्यूसर लेवल पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितने गुड्स एंड सर्विस है ना, हम दोनों को कंसिडर करते हैं कि गुड्स में कितना प्राइस बढ़ा है और सर्विस में कितना प्राइस बढ़ा है। लेकिन होलसेल में हम सर्विसेज को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ गुड्स का देखते हैं कि गुड्स में कितना प्राइस जो है वो बढ़ा है, किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। हाँ, अब यहां पे भी हम बेस ईयर लेते हैं 2011-2012, और यहां पे भी हम बेस ईयर लेते हैं 2012। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम बात करेंगे सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इंडिया में क्या होता है, एनएसओ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन क्या करती है, वो कंपाइल करती है सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किन के लिए, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर्स एवरी मंथ। देखो क्या होता है, सीपीआई जब हम निकालते हैं ना, ये हम अलग अलग निकालते हैं, ये गांव का हम अलग निकालेंगे, रूरल के लिए अलग निकालेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अच्छे से समझ लेना। अर्बन का हम अलग निकालेंगे, ठीक है, और कंबाइनर निकालते हैं, यानी रूरल और अर्बन इनको हम कंबाइन करते हैं फिर निकालते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि रूरल एरियाज में कितनी इन्फ्लेशन हुई उसके लिए हम अलग निकालते हैं। ओवेस्टली अर्बन में ज्यादा होगी, उससे होती है ना, तो अर्बन में ज्यादा होगी तो उसका हम अलग निकालते हैं, किस में, सीपीआई में। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम टोटल लेते हैं 6997 कमोडिटीज, किस में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में लेते हैं, सिर्फ गुड्स ही लेते हैं ना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स लेते हैं, और वो भी कितने गुड्स लेते हैं, 697 लेते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे ना, इसको कौन ये कैलकुलेट करता है, ये इन्फ्लेशन कौन कैलकुलेट करता है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है ना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। हाँ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो यहाँ पे, अब इस सीपीआई कैसे हम देखते हैं, सीपीआई को हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक बेस ईयर लेते हैं, यानी हमने यहाँ पे बेस ईयर क्या लिया, 2011 2012, हम करंट ईयर का देखते हैं कि कितना हुआ, फिर बेस ईयर लेंगे 2011 2012 का प्राइस, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 115 है, डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे 100 फॉर एग्जाम्पल, या कुछ या 90 इंटू करेंगे 100, तो वहां से हम बता सकते हैं कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बोला कि ये हम एग्रीकल्चर वर्कर्स, रूरल वर्कर्स, अर्बन वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग अलग निकालते हैं सीपीआई, ठीक है। और आपका डीए, एम्प्लॉइज जो होते हैं ना उनको डीए मिलता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीए जो होता है ना, ठीक है, डीए कैलकुलेट होता है, डीए कैलकुलेट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके, यानी डीए जो होता है ना, अगर आप देखो जो भी इंप्लॉइज होते हैं ना, हर साल में डीए में इंक्रीज होता है, क्योंकि डीए में क्यों इंक्रीज होता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। और वो हम यहाँ पे कौन सा मेजर किससे हम पता कर सकते हैं, वो है सीपीआई, यानी सीपीआई से हम पता कर सकते हैं कितना डीए इंक्रीज करना है, कितना % इंक्रीज करना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे 697 कमोडिटीज़ है ना, और इसमें जो हम सबसे ज़्यादा जो कमोडिटीज़ लेते हैं ना वो मैन्युफैक्चर। अब ये क्वेश्चन आया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन सी ज़्यादा कमोडिटीज़ हम लेते हैं, इसमें हम टोटल कितने कमोडिटीज़ लेते हैं, 697 कमोडिटीज़ लेते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर जो हम बनाते हैं ना कमोडिटीज़, उनको हम वेटेज देते हैं, किन में, इन 697 में। इसमें हम प्राइमरी भी लेते हैं, फ्यूल एंड पावर कमोडिटीज़ भी लेते हैं, और मैन्युफैक्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर को देते हैं, ऑलमोस्ट 64% वेटेज मैन्युफैक्चरर कमोडिटीज़ को देते हैं, किस में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो अब आप होप कि आपने जाना होगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे फिल्फस करू के बारे में। फिल्फस करू क्या होती है, फिल्फस करू सिंपली हमें बताती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी फिल्फस करू हमें बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है ना, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, फिल्फस करू हमें बताती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जब गिरावट आ जाएगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आना मतलब होता है जॉब्स का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जब गिरावट आ जाएगी ना, तो मीन्स सिंपली इंक्रीज इन जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जॉब्स में इंक्रीज होना। जब जॉब्स इंक्रीज हो जाएंगे तो सिंपली लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। तो लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होगा, डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। यही हमें बताती है फिल्फस करू। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिल्फस करू क्या बताती है, फिल्फस करू हमें बताती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यानी फिल्फस करू का मानना यह है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आना मतलब होता है इंक्रीज इन जॉब्स, यानी लोगों के पास ज्यादा जॉब्स होंगे। जब लोगों के पास ज्यादा जॉब्स होंगे, ऑब्वियसली लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हमने देखी, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अब और एक चीज़, अब हम इन्फ्लेशन में देखेंगे। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा, अब अगर इन्फ्लेशन में डिक्रीज हुआ, यानी इन्फ्लेशन जो है ना
वो डिक्रीज हुआ, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो यही फिलिपस का मानना था। फिलिपस करू इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था फिलिपस। तो उन्होंने एक कर्व दी और कर्व से उन्होंने रिलेशनशिप दिखाई, किस में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। उसने हमें ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये थी फिलिपस कर्व। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में या इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में। देखो इंडिया में अगर हम बात करेंगे ना, जो इन्फ्लेशन टारगेट जो रखा गया है ना, या यूं कहें इन्फ्लेशन टारगेट रेट जो रखी गई है ना, वो है 4+-2, वो है 4+-2। यानी इन्फ्लेशन रेट जो होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6% होनी चाहिए, यानी 4+-2, और कम से कम 2%, 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, और 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये है इन्फ्लेशन, ये है जो है इन्फ्लेशन टारगेट जो है रखा गया। अब ये बेसिकली डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 2014 की बात करेंगे। 2014 में एक कमेटी बनाई गई का नाम था, 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। क्या था, उर्जित पटेल कमेटी। अब यही उर्जित पटेल कमेटी क्या करती है, ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है, ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। ये क्या बताती है कि इन्फ्लेशन रेट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4+-2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6%, कम से कम 2%, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 2016 में, ये 2014 में बन गई ना उर्जित पटेल कमेटी, फिर 2016 में क्या होता है कि RBI क्या करता है, वो एक पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इंडिया में अगर हम देखेंगे ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इंडिया में अभी जो है RBI की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही मॉनेटरी पॉलिसी देखती भी है, यानी इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही देखती है। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में जो है ना, यही इन्फ्लेशन टारगेट जो है ना अब सेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना क्या है, यहाँ पे आपको ये नहीं जानना है, क्योंकि इसके लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर होगा मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, कब कब ये मिलती हैं, साल में कितनी बार मिलती है, ठीक है ना, सब कुछ हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग ये जानना है कि इन्फ्लेशन टारगेट या इन्फ्लेशन रेट जो फिक्स की गई है वो है 4+-2%, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या फिक्स किया गया इंडिया में, तो वो है 4+-2%, ठीक है। आई होप कि आपने इसको जाना। हम जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे कि इन्फ्लेशन में एक ऐसा सेक्शन है जिनको हम कहते हैं लूजर्स, जिनको इन्फ्लेशन से घाटा होता है, और एक ऐसा सेक्शन है जिनको हम कहते हैं विनर्स, जिनको इन्फ्लेशन से क्या होता है, फ़ायदा होता है। अब पहले हम जानेंगे कि विनर्स कौन कौन हो सकता है इन्फ्लेशन में। विनर्स हो सकते हैं डेटर्स। कौन हो सकते हैं, डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं ये मैं समझाऊंगा, लेकिन डेटर्स को जानने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए और बी है, ए अलग पर्सन है, बी, ये 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। मुझे यहाँ पे डेटर्स को समझाना है। देखो क्या होता है, बी जो होता है ना, बी ए को देता है 1 लाख, अच्छे से समझ लेना, B1 को देता है 1 लाख और कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स मुझे आप 1,20,000 पे करना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ए और बी ये 2 पर्सन है। बी ए काम करता है, ये 1 लाख देता है ए को, क्या देता है, 1 लाख देता है ए को, और कहता है कि 5 साल के बाद मुझे आप 1,20,000 देना। अब यहाँ पे बताइए मुझे, ए के लिए बी क्या बन गई, ए के लिए बी तो कर्जा है ना, ए को अब ये कर्जा चुकाना पड़ेगा ना, इसीलिए बी को हम कहेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, क्या होता है, लायबिलिटी, यानी जिसको आपको पे करना पड़ेगा। तो ए के लिए बी क्या है, क्रेडिटर है। क्यों, क्योंकि बी ने ए को पैसे दिए 1 लाख, और अब कहा बी ने कि आफ्टर 5 ईयर्स आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,20,000 देना पड़ेगा। तो जब बी ने दिए तो ए के लिए ये क्या बन गया, क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी बन गई, ठीक है, ठीक है। अब बी के लिए ए क्या बन गया, बी के लिए ए बन गया एसेट, और इसको हम कहते हैं डेटर, इसको कहते हैं हम डेटर। यानी बी के पास बी जो है ये ए से लेगा आफ्टर 5 ईयर्स 1,20,000, बी लेगा 1 से कितना, बी लेगा ए से कितना, 1,20,000। तो बी के लिए ए क्या है, बी के लिए एक एसेट है और ये बन गया डेटर। अब आपने समझा डेटर और क्रेडिटर में क्या फ़र्क है। डेटर और क्रेडिटर में सिंपली इतना फ़र्क है, जिसको हमें पैसे देने होंगे ना वो है हमारे लिए क्रेडिटर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी से पैसे मांगे तो मैंने कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स में आपको 1,20,000 दूंगा, तो वो जो है जिससे मैंने पैसे मांगे ना, वो है मेरे लिए क्रेडिटर, वो है मेरे लिए लायबिलिटी। ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या हूँ? उसके लिए मैं हूँ एसेट। उसके जो पैसे हैं ना वो मेरे पास है, और मैं जो हूँ उसके लिए एसेट, तो इसीलिए मैं बन गया उसके लिए डेटर। वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए और बी है। बी ने क्या किया, 1 लाख जो है ए को दिया और कहा कि आप मुझे 5 ईयर्स के बाद 1,20,000 देना, 1,20,000 देना। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो बी के लिए जो ए है वो है डेटर। ठीक है। लेकिन ए के लिए बी क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि ए को तो ये पैसा देना पड़ेगा बी को, तो ए के लिए ये लायबिलिटी है और बी के लिए ये एसेट है। देखो होता क्या है, अब मुझे आप समझाइए 5 साल के बाद क्या होता है। अब यहाँ पे आपने डेटर भी समझा और क्रेडिटर भी समझा। क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पैसे देने होंगे, ठीक है ना, जिसको हमें पैसे देने होंगे, और जो हमसे पैसे लेगा ना उसके लिए हम क्या है, डेटर, उसके लिए हम एसेट है। ठीक है, ये आपने समझा। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया कि डेटर्स क्यों फ़ायदे में होते हैं। डेटर्स इसीलिए फ़ायदे में होते हैं कि अगर मैंने किसी से पैसे मांगे थे 1 लाख, मैंने बी से मांगे थे 1 लाख, और बी को कहा था कि आफ्टर 5 ईयर्स में आपको 1,20,000 दूंगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, जब मैंने बी से मांगे थे ना, तो मैंने एक बाइक खरीदी थी। 5 साल पहले मैंने क्या की थी, मैंने एक बाइक खरीदी थी, और वो बाइक जो थी मुझे 1 लाख में मिली। कितने में मिली? 1 लाख में। अब वही बाइक मैं बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं वही बाइक बेच रहा हूँ, उसमें 1,70,000 मुझे आ रहा है, या 1,50,000 मुझे आ रहा है। बता मुझे, मैं घाटे में हूँ कि फायदे में हूँ? मैं फायदे में हूँ, तो मैं डेटर हूँ ना, तो डेटर किस में है? डेटर फायदे में है। तो घाटे में कौन है? घाटे में होता है क्रेडिटर। तो इसीलिए मैंने कहा पहले कि डेटर जो होता है, डेटर फायदे में होता है। डेटर मतलब वो होता है जिसने किसी से पैसे लिए होंगे, किसी से पैसे लिए होंगे, और कहा होगा कि 5 साल के बाद मैं आपको ये दूंगा, क्योंकि उसने उस पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, तो ओबियसली वो फायदे में होगा। ठीक है ना। तो डेटर किस में होगा? डेटर फायदे में होगा। और यहाँ से बारोअर्स या क्रेडिटर्स किस में होंगे? नुकसान में होंगे। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट जो होगा ना, गवर्नमेंट भी फायदे में होता है। गवर्नमेंट विद हाई पब्लिक सेक्टर डेट, गवर्नमेंट विद हाई पब्लिक सेक्टर डेट, तो वो भी फायदे में होता है। कब? इन्फ्लेशन में। और इन्फ्लेशन में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके पास लैंड होगा ना, जो ओनर्स ऑफ लैंड एंड फिजिकल एसेट्स, यानी जिनके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा ना, जिनके पास जितना ज़्यादा फिजिकल एसेट्स होंगे ना, वो ज़्यादा फायदे में होते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लैंड होता है, लैंड का वैल्यू तो दिन ब दिन हर साल जो है बढ़ता ही रहता है, तो वो फायदे में होते हैं। ठीक है। हाँ, फर्म्स हु कैन कट रियल वेजेस, तो फर्म्स जो रियल वेजेस कट करते हैं ना, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से रियल वेजेस नहीं देते हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से वेजेस नहीं देते हैं, वो भी किस में होती है? फायदे में होती है। तो क्या क्या आपने जाना कि डेटर्स फायदे में होते हैं। गवर्नमेंट जिनको हाई पब्लिक सेक्टर डेट होता है, यानी जिनने बहुत ज़्यादा डेट लिया होता है, तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया होता है, गवर्नमेंट जिनने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया होता है, तो वो तो फायदे में होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना उनके पास वो डेट है, वो कर्जा है, तो बाद में जब वो पे करेंगे, वो तो परचेजिंग पावर, वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से तो वो पे नहीं करेंगे, उससे कम ही पे करेंगे, तो वो फायदे में होते हैं। और साथ ही साथ जो ओनर्स ऑफ लैंड एंड फिजिकल एसेट्स, यानी जिनके पास ज़्यादा लैंड होगा, जिनके पास ज़्यादा एसेट्स होंगे, वो भी फायदे में होते हैं, क्योंकि एसेट्स का जो वैल्यू वो बढ़ता ही है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। और फर्म्स जो रियल वेजेस नहीं देते, रियल वेजेस मतलब होता है कि रियल वेजेस होता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो वेजेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो भी फायदे में होती है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लूजर्स में पहले सेवर्स आ जाएगा। सेवर्स वो होते हैं जो अपने पास सेव रखते हैं, या तो बैंक के पास सेव रखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 साल पहले 5,000 अपने पास रखे थे, तो अभी भी वो 5,000 है। मुझे बता, मैं घाटे में हूँ ना, क्योंकि 10 साल पहले और आज अगर हम देखेंगे ना, 5,000 जो होंगे ना, उसका 10 साल पहले एक अलग वैल्यू था, आज वो उतना वैल्यू नहीं होगा। तो सेवर्स मतलब जो अपने पास सेव रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने बैंक में रखा होता सेवर्स, चाहे हम अपने पास रखेंगे या बैंक में रखेंगे, तो बैंक में अगर मैं सेव रखूंगा, वहां पे मुझे मिलेगा इंटरेस्ट 4%, लेकिन यहाँ से इन्फ्लेशन है 6%, तो फिर भी मैं घाटे में हूँ ना। तो सेवर्स चाहे अपने पास रखे, चाहे बैंक में रहे, घाटे में है। अब फिर क्या करना चाहिए? कभी सेव नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एसेट्स में, हमें एसेट्स खरीदने चाहिए, तो तभी हम फायदे में होंगे। ठीक है।
हाँ, तो रिटायर्स लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम, जो भी फिक्स्ड इनकम पे रहेगा ना वो भी घाटे में होगा। देखो आधे जो होते हैं, जो रिटायर होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो फिक्स्ड इनकम हम रखेंगे 60 साल के बाद जो है जो मतलब 60 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो हमें फिक्स्ड इनकम 15,000 रहना चाहिए या 16,000 रहना चाहिए। तो ओबियसली वो घाटे में है, क्योंकि वहाँ जो वैल्यू ऑफ मनी होगा वो कम होगा। हाँ, जो वर्कर्स फिक्स्ड इनकम पे भी करते हैं ना वो भी घाटे में होते हैं। क्योंकि घाटे में इसीलिए होते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स लेस कॉम्पिटिटिव वो भी घाटे में ही होते हैं। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा कि कौन कौन फायदे में होता है और कौन कौन लूजर बन जाता है कहाँ पे, इन्फ्लेशन में। अब यहाँ पे मैं लेक्चर जो है कंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब हम इसके बाद जो है नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे बजटिंग, यानी बजट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा ना, एक बार लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।